ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और 33,000 करोड़ के आरोप लगाए हैं। 33,000 करोड़ रुपया काफ़ी होता है और इसके आरोप लगाए हैं जेटली जी ने, और इसका जवाब हम लेंगे। इससे पहले चलते हैं एसपी गुप्ता जी के पास। एसपी गुप्ता जी, जिस तरह से बात हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ज़मीन रद्द हुई गुड़गांव की और वो भी कुछ मामला ऐसे ही था, तो ऐसे में अब क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दखल अंदाजी की इन सब मामलों को लेकर, तो ये क्या अब बिल्कुल सामने आ रहा है कि कोर्ट को भी लग रहा है कि यहाँ ज़मीन घोटाला होता जा रहा है? नहीं, देखिए विजेंद्र, ऐसा है, मैं आपको पहले तो थोड़ा सा जो SEZ का है ना जी, उसके थोड़े से फैक्ट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं उस समय था एडमिनिस्ट्रेटर, तो मुझे थोड़ी सी जानकारी है। जी, जब ये लैंड एक्वायर की गई थी SEZ वाली जिसकी बात करते हैं, ये SEZ तो उस समय बना भी नहीं था। ये लैंड HSIDC ने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए की थी एक्वायर। जी, और उसमें क्या हुआ, रिलायंस को फेवर करने के लिए जब ये SEZ आया तो उसको प्रोविज़न करने के लिए झज्जर की लैंड के साथ मिला के उनको SEZ का लाइसेंस दिया गया। जी, और SEZ की जो परमिशन दी वो इतनी कठिन थी उनके लिए लैंड परचेज करना। वो उनको 10,000 एकड़ जो लैंड करनी थी वो इकट्ठी 25,000 पहले करनी थी, वो नहीं कर पाए, जी, क्योंकि लैंड को एक्वायर करना बड़ा इजी नहीं है उसको एक्वायर करना, तो इसलिए फिर वो पीछे हट गए। और अब जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो कह रहे ना, मैं जैसे कह रहे हैं जी वापस कर देंगे, जी, ये बिल्कुल मिथ्या है। जी, इसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा हो कोई 6-7 महीने पहले SEIZ और रिलायंस ने फिर इसी लैंड का लैंड यूज जो है रेजिडेंशियल में उसमें कन्वर्ट कर दिया है। दोनों मिलके उसको बैक डोर से उसको यूज करना चाहते हैं। मैं खजान की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, या किसानों को लैंड मिलनी चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा धोखा है लोगों के साथ। देखिए, जिस पर्पज़ के लिए लैंड ली आपने वो पर्पज़ आप यूज ही नहीं कर रहे, वो वापस करनी पड़ेगी एज पर अंडर दी एक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ तक दूसरा आपने ये कहा, लैंड एक्विजिशन जो कैंसिल जो हुई, एक्विजिशन रद्द हुई है, और CLU जो है, मैंने आपको जैसे ही पहले कहा था, जितने तो CLU रमन शर्मा जी ने बताया, जितने हरियाणा में CLU बने हैं, कोई भी सरकार हो, वो सारे के सारे गलत हुए हैं। क्योंकि जो भी प्लानिंग NCR एरिया में जितनी प्लानिंग है, डेवलपमेंट प्लान, सब रीजनल प्लान, उसकी NCR प्लानिंग बोर्ड की अप्रूवल लेनी होती है। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, दोनों जुड़ी हैं वो, बिल्कुल। और आज तक देखिए इतनी कितने दुख की बात है, जितने भी CLU लिए गए सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, ऐसा कर ही नहीं सकते। और जब अगर वहाँ पे अगर कोई भी पेड़ हो और सारा कुछ हो, उसको आप काट नहीं सकते जब तक इसके अलावा ये जब कोई भी डेवलपमेंट प्लान जब तक फाइनल नहीं होती, ये CLU नहीं दे सकते। और आज तक 2000 से पहले को फाइनल हुई नहीं गुड़गांव की प्लान, और इन्होंने इतने CLU दे दिए। आप देखिए ना, बगैर डेवलपमेंट प्लान जब तक फाइनल ना हो कोई नहीं दे सकते। NCR बोर्ड से अप्रूवल अलग, एनवायरनमेंट की क्लियरेंस अलग, फॉरेस्ट की अलग, ये सब्जेक्ट टू क्लियरेंस देते रहे। तो इसका दुर्भाग्य क्या है, आजकल कोर्ट में अगर इसी सब्जेक्ट के ऊपर जाए, जितने आज तक CLU गए हैं वो भी रद्द हो। जैसे आपने कहा, इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका रिपरकशन इतना दूरगामी है। देखिए, जो बेचारे इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपना कमाई का पैसा लगाया है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बिल्डर्स ने जैसे एलिगेशन लगाया, बड़ा पैसा देके उन्होंने लाइसेंस लिए, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल स्टेट की इमेज पे, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बहुत बड़ा मतलब इसका दूरगामी परिणाम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे गुप्ता जी, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से जवाहर यादव जी। जवाहर यादव जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से गुप्ता साहब कह रहे हैं कि अब यहाँ पे CLU जो लिया गया है उसमें एक तो धोखे से किया गया, इतनी जल्दी क्या थी सरकार को, चाहे अगर वो पहले रही हो, क्योंकि उस वक्त इन लोगों की सरकार थी। जेटली जी, आपसे भी जवाब लेंगे इसका। ऐसा है विजेंद्र जी, सरकार को कभी जल्दी नहीं होती, जल्दी होती है गिरोह को। सरकार अगर चल रही होती तो जल्दबाजी नहीं होती। और ये जो इससे पहले जो एक नया वो आया था राजीव गांधी का, उसके लिए राजनाथ सिंह जी ने यहाँ एक पदयात्रा भी की थी। मेरा एक दूसरा विषय है, इसलिए मैं आंकड़ों या तथ्यों पे नहीं जाता। आज कितना गंभीर विषय है कि एक वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारी ये कह रहे हैं कि मैंने हुड्डा को, मुख्यमंत्री को भी बताया कि आप ये गलत कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया उन्होंने जहाँ जहाँ वो एक अधिकारी होने के नाते चेतावनी भी दी थी।
तो इसमें आपने जब राजीव जेटली जी ने कहा कि 33,000 करोड़ की बात आप मत कीजिए, किसी व्यक्तिगत इस पे आक्षेप नहीं लगाइए, मैं भी सहमत हूं, राजीव जी भी इससे सहमत होंगे, परंतु जो व्यक्ति है जिसका नाम लिया उसको नाम ना लेके मुख्यमंत्री तो है, मुख्यमयमंत्री के बगैर क्या सीएलयू, मुख्यमंत्री के बगैर क्या कोई सीएलयू किसी भी स्टेट में मिल सकता है क्या? और जहां तक मेरे भाई ने उदाहरण बताया था इन्होंने, खजान सिंह जी ने, कि जी कर्नाटक में भी है हुआ, कर्नाटक में क्या होगा उसका विषय अलग करते हैं, परंतु कर्नाटक में अगर संतोष हेगड़े जी हमारे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं तो उस मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी हटाती है और उसके कारण वो मुख्यमंत्री हटता है और उसका हम खामियाजा भुगतते हैं कि वो मुख्यमंत्री हमें छोड़ के जाता है और कर्नाटक का हम चुनाव हारते हैं। तो यहाँ ये अंतर है। मैं जवाहर यादव ये नहीं कह रहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री, अरे मैं यहाँ भाजपा का चेहरा हूं, मेरा बोलना मुख्यमंत्री का बोलना एक बात है। मैं ये मुख्यमंत्री से निवेदन क्या करूंगा, मैं सरकार की पार्टी हूं मेरी, तो खजान सिंह कहे कि ये आदेश निरस्त होंगे हर हालत में, ये निवेदन करेंगे, उनकी सरकार है। प्रवक्ता होने के नाते खजान सिंह जी, क्या जिस तरह से बातें हो रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से होती रहेंगी, कोई रिपोर्ट पेश नहीं होता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जाता है, उस पर जितने मापदंड हैं उसको अनदेखा कर दिया जाता है, क्या इस तरह से इतनी जल्दी कहाँ दिखा रही है सरकार? आपसे पूछेंगे रमन शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक पॉइंट लेके आऊंगा। मैं एक बार पहले खजान सिंह जी से पहले इसका जवाब लें। कुमार साहब, पहले तो मैं कहूंगा कि जो मेरे लायक दोस्त ने 33,000 करोड़ का घोटाला बता दिया जी, ये पता नहीं 33,000 तो इन्हें कम बताया, 33 लाख करोड़ का बता दें, ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। फिर बोलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। ये गुप्ता जी ने और रमन शर्मा जी ने बहुत अच्छा कहा है, सभी सरकारों की सीएलयू की जांच होनी चाहिए। सभी सरकारों ने जो 75 के बाद ये कानून बनाया है और अब तक इसकी जांच होनी चाहिए, पता लग जाएगा। और जो अदर स्टेट है, जो मेरे लायक दोस्त बीजेपी के हमारे छोटे भाई हैं वो कह रहे हैं उनकी स्टेटों की भी सीएलयू की जांच करवा ली जाए, तो पता लग जाएगा सीएलयू कैसे देते हैं, कौन वायलेशन कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार की हिमायत नहीं कर रहा, या मैं किसी जो आदमी गलत काम करता है उसकी हिमायत नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, विचाराधीन है और सब जुडिस है, और माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला है, सब जुडिस है। अगर इसके बारे में अगर हम घोटाला कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, पहले ही अगर जजमेंट आया नहीं, उससे पहले हम लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी कर दी, तो ये हमारी मेच्योरिटी है, हम कुछ भी कह सकते हैं। फिर तो बहस का मतलब, डिबेट का मतलब ही नहीं। आप गलत नहीं कह रहे, तो क्या लगता है कि हुड्डा सरकार विजेंद्र जी एक लाइन का जवाब दूंगा। विजेंद्र जी मेरी बात सुनने से पहले मैं ये कहूंगा कि जो हमारी सरकार ने 8,000 एकड़ जो SCZ में रिलायंस ने खरीदी है, वो अलग जमीन है, वो उन्होंने खुद परचेज की है, उसका कोई झगड़ा नहीं है। जो जमीन 2200 एकड़ तो इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्वायर की थी, उस जमीन के बारे में SCZ के लिए रिलायंस को HSIDC से लेकर दी थी। उस जमीन के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट में किसान गए हुए हैं, उस जमीन का होता है कि वो जो किसानों की जमीन थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया, क्योंकि किसानों के साथ बड़ा ही एक तरह से जुल्म हुआ है, क्योंकि अब वो बता रही है कि अब हम नहीं बनाएंगे और हमने वापस कर दिया राज्य सरकार को जमीन। आपसे भी जवाब लेंगे विजेंद्र जी, एक लाइन की मैं केवल एक लाइन का दूंगा, इसके बाद ओपन डिबेट होगा, क्योंकि 10-12 मिनट बचेंगे और चाहूंगा सब लोग एक साथ। केवल एक लाइन का दूंगा जी। हरियाणा में सरकार किसकी और केंद्र में सरकार किसकी है जी। आप ये कल मुख्यमंत्री से मिलकर निर्णय कराए कि सभी के सभी सीएलयू की जांच होगी, पूरे भारत में भी और हरियाणा में भी। तो ये कराइए, केवल मीडिया के सामने कहने से नहीं होगा। सरकार आपकी, निर्णय आपने लेने जरूरी है, केंद्र में भी आपकी और प्रदेश में भी आपके, इसको कराना चाहिए। हाँ, चाहे वो कहीं का भी हो। मैं एक बात रमन शर्मा जी, गुड़गांव टू सून गेट फार्म हाउस कॉलोनीज, ये फार्म हाउस कॉलोनीज की बात आ रही है, और इसमें चेंज ऑफ, क्योंकि इसमें जो डिमांड है चेंज ऑफ लैंड यूज की, सीएलयू की डिमांड है, वो बढ़ेगी। फार्म हाउस जिसे बनाएंगे, अलग अलग कॉलोनीज बनाएंगे, तो ऐसे में सरकार इस चीज़ को लेकर सामने आती है और यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस चीज़ पे रोक लगा देती है कि पहले जाके एनसीआर बोर्ड में अपना सारा चीज़ करवाइए, वहाँ से पास करवाइए, फिर आइएगा हमारे पास, और उसके बाद फिर आप इसके बढ़िएगा। कितने सारे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रह गए। मैं आपको वही बताना चाह रहा था, 2021 का प्लान एनसीआर बोर्ड का और 2031 का हरियाणा गुड़गांव मानेसर प्लान आपस में मैच नहीं करते हैं। एनसीआर बोर्ड ने हरियाणा गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया हुआ है और ये सारी कॉपीज विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनके पास जाती है। किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इससे मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, जो हरियाणा को इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, जो 31 तक प्लान पूरे होने थे, वो आपके कम से कम 20 साल आगे चले गए।
जो एम्प्लॉयमेंट मिलना था वो एम्प्लॉयमेंट आपका डिफीट हो गया। जो बीपीएल फैमिलीज के लिए हाउसिंग, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, ये सारा का सारा आपका डिफीट हो चुका है। और ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड राइटिंग में गवर्नमेंट को भेज चुकी है, वो सारी पार्टीज के पास वो लेटर्स हैं। आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने घपले में कितने पैसे कमाए या जो भी है, व्हाटएवर, उससे ज्यादा डिस्कशन उससे ज्यादा लोग जो सफर जो एस्टिमेटेड जो डेफिसिट हुआ है वो करीब करीब आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है को हुआ है जी। और आगे अगर ये एक्विजिशन कैंसिल होता है उसके बाद स्थिति क्या बनेगी? जो इन्वेस्टर है उसका भी पैसा गया, वो वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकती, वो रुक जाएगा। किसान के पास पैसा नहीं होगा, वो वापस उनको दे के जमीन वापस ले ले, तो आप एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाएंगे, उसकी किसी को चिंता नहीं। जी जेटली साहब, बार बार खजान सिंह जी घूम कर आते हैं इनेलो के सरकार और इनेलो और बीजेपी के सरकार पर। क्या लगता है कि जब परत दर परत उतारा जाएगा तो उसमें इनेलो भी इसमें देखिए, मैंने आपको खजान सिंह जी को जब ये बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं जब बोलूंगा तो बीच में बोले ना। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, खजान सिंह जी ने हमारे को ये इल्जाम लगाया कि आपने 33,000 करोड़ रुपए कैसे बता दिया। सबसे सिंपल चीज है, एक सीडी सार्वजनिक हो चुकी है जिसमें 5 करोड़ रुपए पर एकड़, 5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए के हिसाब से मांगा जा रहा है। 2200 एकड़ जमीन जो है इस सरकार ने सीएलयू दिया है। इसका मतलब हो गया एवरेज 1.5 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से सीएलयू हुआ, उसका टोटल निकलता है सीधा 33,000 करोड़ रुपए। मैं अब शर्मा जी की बात के ऊपर आता हूं कि जो डेफिसिट, जो लॉस हुआ है, क्योंकि ये तो अभी घोटाला है, जो स्टेट को लॉस हुआ अभी उसके बारे में तो बात ही नहीं हुई है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर आने थे वो नहीं आए, जो जॉब्स लगनी थी वो नहीं लगी, जो मेडिकल कॉलेजेस आने थे वो नहीं आए, जो स्कूल बनने थे वो नहीं बने, या कुछ भी नहीं हुआ। जो फार्मिंग होनी थी वो फार्मिंग भी नहीं हुई। जब सब कुछ नहीं हुआ तो ये घोटाला, तो मैंने सिर्फ बहुत लिमिटेड वर्ड बताया आपको, नुकसान की तो बात ही नहीं हो रही है। नुकसान तो मुझे लगता है जो हमारे इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे शर्मा जी और गुप्ता जी बैठे हैं वो ज्यादा बता पाएंगे आपको। मैं आपको सिर्फ उतनी बात बता सकता हूँ जितनी इस कांग्रेस की सरकार ने करी है। और दूसरी बात आपको ये बोलना चाहूंगा, बार बार 2200 एकड़ जमीन के ऊपर बात कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं 2200 एकड़ जमीन, अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल, गुप्ता जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बात यह होती है जब भी आप कभी सीएलयू करते हैं तो उसमें जो इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ, अगर आपका इंप्लीमेंटेशन वहां पे हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया, आपका रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो गया। यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं हुआ, जमीनें भी एक्वायर हो गई, जमीन जंगल बन के रह गई, जमीनें जो है बंजर हो चुकी हैं। जो फार्मिंग की लैंड थी आज वो फार्मिंग के लायक भी नहीं रह गई।